सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज का हमारा विषय ओलंपिक जश्न के साथ प्रश्न जरूरी। आखिरकार कोविड काल की तमाम आशंकाओं को धता बताते हुए जापान ने सफलतापूर्वक ओलंपिक के आयोजन को करके दिखा दिया। 1 साल के लंबे अंतराल के बाद खेलों का यह महाकुंभ आयोजित भी हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। दुनिया के तमाम देशों के विभिन्न खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में अपने प्रदर्शन से संपूर्ण विश्व जगत को चमत्कृत किया। लेकिन हम विश्व के तमाम देशों ने क्या उपलब्धियां हासिल की, किस तरीके का प्रदर्शन किया, इस पर आज बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अपने भारत देश के प्रदर्शन के संदर्भ में। ओलंपिक इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन इस टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल ने जाहिर करके दिखाया। 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक भारत जीतने में सफल रहा। इस स्पर्धा में यह ओलंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस दौरान भारत के हिस्से में आए। भारत की हॉकी टीम ने 41 साल के लंबे अंतराल के बाद हॉकी की स्पर्धा में कोई पदक हासिल करके दिखाया। 1980 में मास्को ओलंपिक में भारतीय टीम ने स्वर्ण जीता था, लेकिन उस स्वर्ण को बहुत महत्व देने से कई खेल प्रेमी इसलिए अपने आप को बचाते हैं कि उस स्पर्धा में तमाम यूरोपियन देश शामिल नहीं हुए थे और अमेरिका भी शामिल नहीं हुआ था। लेकिन इसके इतर सबसे बड़ी उपलब्धि जिससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ वो हुआ नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक सफलता से। भाला फेंक स्पर्धा के अंतर्गत नीरज चोपड़ा ने न केवल स्वर्ण हासिल किया बल्कि अपने विपक्षियों को काफी पीछे भी रखा। एथलेटिक स्पर्धा में भारत का यह पहला स्वर्ण ही नहीं बल्कि पहला पदक था। हम मिल्खा सिंह और उड़न परी पीटी ऊषा का उल्लेख कर करके अपने आप को फूले नहीं समाते थे, लेकिन हमारे ये दोनों ही महान खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब नहीं रहे थे। पर नीरज चोपड़ा ने न केवल पदक जीतने में कामयाबी हासिल की बल्कि स्वर्ण पदक भी भारत के हिस्से में ला कर दिया। तो ऐसे मौके पर जब तमाम सफलताओं में हम लोग सराबोर हैं, वह दल अब वापस भी आ चुका है स्वदेश। इस समय जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अशोका होटल में सरकार की तरफ से भव्य सम्मान समारोह खिलाड़ियों के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे क्या इतनी सफलताओं से संतुष्ट हो जाना है, क्या ये जो सफलता आई है ये आसानी से आ गई हैं, आने वाले समय को लेकर हमें क्या उम्मीद बांधनी चाहिए और किन तैयारियों के साथ आने वाले सफर को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि एम्बिशन लाइक अ टॉरेंट नियर लुक्स बैक, अर्थात महत्वाकांक्षा प्रचंड धारा के समान कभी पीछे नहीं देखती। बेन जॉनसन ने यह जो कहा वो एक व्यक्ति की जो अभिलाषा है, एक व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है, एक व्यक्ति की जो अंदर से छुपी हुई इच्छा है, वो कभी पीछे की ओर नहीं देखती है, आगे की ओर देखती है। तो हमें भी जरूरत आगे की ओर देखने की है। और आगे की ओर क्या देखें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय सिंह चौहान जी हैं, पूर्व ओलंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नसीम अहमद जी है, जिन नीरज चोपड़ा के कारण से पूरा देश गौरवान्वित है, उनके कोच रहे हैं नसीम अहमद साहब, वो खासतौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ रुस्तम सारंग जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर रहे हुए हैं, और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक संजीदा पत्रकार के तौर पर पूरे देश में अलग ख्याति रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं खिलाड़ियों से बातचीत शुरू करूं उससे इतर अपने 4 साल के पत्रकारिता सफर को कमोबेश पूरा कर रहे विनोद अग्निहोत्री जी से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। और विनोद जी, आपने तो तमाम ओलंपिक अपनी निगाहों से गुजरते हुए देखे। इस ओलंपिक को लेकर बतौर पत्रकार आपकी पहली टिप्पणी, दिलचस्पी है हम सबकी जानने में। शायद आपने म्यूट का बटन दबा रखा है, अनम्यूट अगर कर लेंगे विनोद जी तो हमें भी आवाज आपकी सुनाई देगी। हेलो, हमारी आवाज? जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से इस ओलंपिक की उपलब्धियां हमारे जो पिछली उपलब्धियां उनसे ज्यादा है और उनसे ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली है। लेकिन हर इमारत जो है, हर उसकी बुनियाद जो है, उसका भी बड़ा महत्व होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले हमारे ओलंपिक्स में जो उपलब्धियां मिली हैं 2016 में या 2012 में या 2008 में, 2004 में, वो कहीं से कमतर है। उन्हीं उपलब्धियों की बुनियाद पर आज हमारी ओलंपिक की ये उपलब्धियां हमारे हाथ में आई है। और मुझे लगता है ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, जिस तरह से बजरंग पुनिया स्वर्ण पदक जीत सकते थे और रह गए, कांस्य भी उनको मिला,
कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि खिलाड़ी अपने फॉर्म में नहीं आ पाते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कांस्य पदक में हराया अपने प्रतिद्वंदी को, उससे लगा कि उनको स्वर्ण पदक मिलना चाहिए था। जिस तरह वो मलिक जो है वो उनको मिल सकता था, या रजत पदक जिनको मिला मीराबाई चानू। तो मुझे लगता है ये सब हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है वो निश्चित रूप से सम्मान की भी हकदार है, और हमें लगता है 2024 में और बेहतर उपलब्धियां करेंगे। इसके साथ ही हमारी हॉकी में जिस तरह से वापसी हुई है, हॉकी में तो हम लगभग भूल ही गए थे जीतना। हम लोगों को जिस भारत ने 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं, वो भारत हॉकी में फाइनल में पहुंचना, सेमीफाइनल पहुंचना भूल गया था। वो पहले ही लीग में और रीमैचेस नॉकआउट में बाहर हो जाता था, कई बार तो क्वालिफाई नहीं कर पाए हॉकी में। इस बार हॉकी में जिस तरह से दोनों में, महिलाओं में पुरुषों में, हम सेमीफाइनल तक पहुंचे और बहुत बेहतर खेल खेला। जितना अच्छा पुरुषों ने खेला और उनको कांस्य पदक मिला। वो बेल्जियम से हार गए, अलग बात है, अगर बेल्जियम से जीत जाते तो शायद कम से कम रजत पदक तो उनको पक्का था। और हमारी महिला हॉकी की लड़कियों ने जिस तरह से खेला है, वो निश्चित रूप से अद्भुत खेल था उनका। भले वो पदक नहीं ला पाई, लेकिन निश्चित रूप से उनकी उपलब्धियां जो है आगे के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है जो पिछले 20 साल से, मैं 20 साल इसलिए कह रहा हूँ, 2000 के बाद से जो है इस तरह से एकल प्रतियोगिताओं में हमने पदक जीतने शुरू किए। जब कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता, और जब राज्यवर्धन राठौर ने जीता, फिर अभिनव बिंद्रा ने जीता, इस तरह जो पदक आए, तो मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से कुछ राज्यों ने जिस तरह खेल नीति को अपनी बनाई है और जो प्रोत्साहन दिया है, और खास करके हरियाणा को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है इस मामले में कि वहां ओम प्रकाश चौटाला से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा खट्टर साहब, सारे राज्य सरकारों ने अपनी खेल नीति में जो निरंतरता रखी है और जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, और जिस तरह उड़ीसा की राज्य सरकार ने दोनों हॉकी को स्पॉन्सर किया, तो मुझे लगता है जो और राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, जो और राज्य, बड़े राज्य है, अमीर राज्य है, उनको भी एक मुकम्मल खेल नीति बना करके अगर वो अपने राज्यों में आने वाले 4 साल में कुछ अच्छे खिलाड़ी तैयार करें, अच्छी व्यवस्था करें, तो 2024 के ओलंपिक में भारत जो है और बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। हरियाणा को एक नजीर के तौर पर देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी। लेकिन मैं विजय सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहता हूं। हम सब बड़े उत्साहित हैं ओलंपिक में अपनी सफलता को लेकर, टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में। हमें लगता है कि अतीत हमारा जो है उसके मुकाबले जो सफलता हमें मिली है बहुत ही गर्व करने वाली है। लेकिन जब मैं पदक सूची पर निगाह डालता हूं तो चीन, अमेरिका, इन सबको देखते हुए लगातार निगाह नीचे चले जाती है और 48वें नंबर पर इंडिया अर्थात भारत दिखाई देता है। आबादी की दृष्टि से दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश पदक की सूची में 48वें स्थान पर है। फिर भी हम उत्साहित हैं, हर्ष से फूले नहीं समा रहे हैं। बतौर खिलाड़ी आप कोई दृष्टि देंगे इस विसंगति पर? नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एथलेटिक में गोल्ड मेडल मिला नीरज चोपड़ा को। परंतु आप देखें कि नीरज चोपड़ा को मिला, ये जर्मनी में ट्रेनिंग की, डायनामिक जी, तो जर्मनी में 1972 ओलंपिक में टेकेथलन में, एथलेटिक में 10 आइटम होते, उसमें भाग लिया मैं जी। तो 4.5 महीने में कोलोन में यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग की जी। वहां पे 72 में जर्मन की बैठक हुई थी कि किस तरह से हम लोग फर्स्ट 3 में हॉकी और फुटबॉल में रहेंगे जी, और वो बराबर रहे। और अभी जो 5 को टीम हारी तो 6 को उनकी 40 प्रोफेसरों की बैठक हुई है मूल्यांकन को कि इंडिया ने जर्मनी को कैसे हराया जी। ये वहां की एक सिस्टम है। और हमारे यहाँ क्या है कि जर्मन में जब म्यूनिख ओलंपिक में खेल हो रहा था हॉकी का जी, तो इंडिया पाकिस्तान का, उसमें से एक टीम को फाइनल में खेलना था और जो फाइनल में खेलती वो गोल्ड मेडल लेती जी। जर्मनी में खेल के समय पाकिस्तान का गोलकीपर भी आगे आ गया, गोलकीपर ही बीट हो गया। बॉल गोविंदा के हाथ में थी, 2 मीटर आगे खाली पुश करना था लाइन पे जी। तो वो उसमें होश खो बैठे, वो जोर से मारा और वो हॉकी बॉल बाहर चली गई और इंडिया हार गई। तो जो ओलंपिक लेवल पे है वहां पे 30%
फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है और 70% मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है जी। तो ये ध्यान रखना। ये हमें मिला जर्मनी की वजह से गोल्ड जी। और ऑस्ट्रेलिया की वजह से हमारी हॉकी टीम अभी जो अग्नोत्री साहब ने कहा है जी। इस स्तर पे पहुंची, इसकी क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को जाती है और जी। माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा को जाती है जी। जिन्होंने अपना काम किया। जी। तो आप देखें कि आप कहते हैं 135 करोड़ है हम लोग जी। 135 करोड़ में हम लोग क्या 35 लाख भी खेलते हैं इंडिया में? नहीं। दूसरी देशों में यदि 1 लाख है तो पता पड़ा उसमें 80,000 लोग खेल रहे हैं जी। क्योंकि अपनी पूर्व जो संस्कृति इसको भूल गए हैं। जैसे योगा था जी। हमारे माननीय प्रधान जी द्वारा पूजनी पतंजलि का योगा गुफा से निकाल के यूएनओ में ले गए और यूएनओ से 190 देशों में उसका फायदा जी। ऐसे जब मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेल हो रहे थे उसमें हमारे स्वामी राम जो कि देहरादून के हैं और उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में अपना हार्ट बीट बंद करके सब डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिया था, डेथ हो गई। जी। तो जब मॉन्ट्रियल ओलंपिक में दौड़ हो रही थी तो इंडियन पिछड़ रहे थे जी। तो वहां लोगों ने कमेंट किया कि साहब आप इंडियन को क्यों नहीं करते हैं, इनको बढ़ाइए। जी। तो उन्होंने कहा भारतवासियों को जब अपने योग की विदा पूरी आ जाएगी तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। जी। तो इस समय हमारे लिए हमारा योग, साइंटिफिक ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग भी जरूरत है। जो हमने पहले कहा ना जी कि इस कंपटीशन पे 50-50% की जरूरत है। जी। तो हमारा जो खेल होता था पहले अंग्रेजों के टाइम में स्कूल में वो बंद हो गया है, खेल मैदान बंद हो गए हैं। तो हमें नीचे स्तर से जरूरत है खेल को आगे बढ़ाने खेल को आगे बढ़ाने की। ये कहना है विजय सिंह चौहान जी का, एक पूरे माहौल को देने की जरूरत है। सबसे बड़ी विसंगति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत में खेलते कहां हैं, भारत में ये लोग या तो खेल करते हैं या खेल से इतर रहते हैं। लेकिन रुस्तम सारंग जी, मैं आपके पास में आता हूं और आपसे जानने में दिलचस्पी है कि ये माहौल रहते हुए एक समय पे हम केवल जाते थे और लौटकर आते थे। पिछले 2 दशक से सिलसिला शुरू हुआ कि हम 1-2 पदक भी लेकर आते थे। 2012 में अपवाद हुआ, 6 पदक भी लेकर आए। लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल था, ओलंपिक में जाने से लेकर आने तक स्वयं देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिल रहे थे। जब वो जापान में प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रधानमंत्री चाहे जीते या हारे तो भी बातचीत कर रहे थे। किसी भी समय पर खेल हो रहा है, उस खेल को देखते हुए अपने वीडियो दर्शकों के बीच में, देशवासियों के बीच में साझा कर रहे थे। आपसे जानना चाहता हूं कि देश के मुखिया का ये व्यवहार, खेलों के प्रति ये सरोकार भी क्या कोई कारण हो सकता है इस बेहतर प्रदर्शन का अतीत के मुकाबले जो दिख रहा है? जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। सभी वरिष्ठ जन जो मेरे सामने बैठे हैं उन सबको बधाई। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी देश के जो प्रधानमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री है, वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी किस लेवल का खेल रहे हैं या किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है। ये इसको हमें सीखना होगा, ना केवल देश के प्रधानमंत्री से, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ये चीजों को सीखना चाहिए कि जो मॉनिटर करना है खिलाड़ियों को वो हाई लेवल पे ही मॉनिटर करना होगा। अगर देश के प्रधानमंत्री जी जब खिलाड़ियों को मॉनिटर कर सकते हैं तो राज्यों के चीफ मुख्यमंत्री भी अगर इस तरीके से मॉनिटर करेंगे तो जो आज हम 6 या 7 मेडल जीत रहे हैं वो शायद आने वाले समय में हमारे लिए और पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि सारी जिम्मेदारी केवल मैं कहता हूं कि ये केंद्र सरकार की नहीं होती है, इसमें राज्य सरकारों को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्यों में भी खेल को बढ़ावा दें। क्योंकि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ के जो संस्थान है, खेल संस्थान है, वो तो अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस प्रथा को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है वो अपनाने की बहुत जरूरत है। तभी हम जाके खेलों को कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे और तभी हम लोगों को खेल के प्रति जागरूक कर सकेंगे। दोस्तों, एक बात समझना चाहूंगा, आप तो खेल से जुड़े हुए हैं, तमाम राज्यों का और देशों का प्रतिनिधित्व और उसमें भागीदारी का अवसर आपको मिला है।
भारत में राज्यों का रुख अलग अलग है, जिस तरह विनोद अग्निहोत्री जी इंगित कर रहे थे। अब ओलंपिक में पदक विजेताओं की स्थिति देखिए, अगर आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और अगर कांस्य पदक जीत रहे हैं तो भी आपको सरकार 2.5 करोड़ देने जा रही है। आप रजत जीतते हैं तो आपको 4 करोड़ मिलने जा रहे हैं। स्वर्ण जीता है तो 6 करोड़ के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुलकर ऐलान कर रहे हैं। पर बाकी राज्यों के संदर्भ में अगर देखें तो टीम का ही हिस्सा है। हॉकी टीम में हरियाणा के खिलाड़ी हैं तो 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, मध्य प्रदेश के हैं तो 1 करोड़ में ही अपने आप को निहाल पाएंगे। इस विसंगति के संदर्भ में भी कोई दृष्टि देखते हैं आप बतौर खिलाड़ी कि क्या राज्यों की ये अलग अलग रीति और नीति भी खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपके ही चैनल में ये बात कही थी कि हमें सीखने की जरूरत है हरियाणा से। उन्होंने जो सुविधाएं और उन्होंने जो प्रोत्साहन पूरे देश में सबसे ज्यादा जो खिलाड़ियों को दे रखा है, शायद ये उसी का नतीजा है जिससे खिलाड़ी जो है प्रोत्साहित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और आगे जाके वो मेडल जीत के ला रहे हैं। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आज हरियाणा राज्य से ही हमको ओलंपिक में मेडल मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस विसंगतियों को दूर करने की, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े से खिलाड़ी जो है, जो मेहनत करते हैं, जितना सोचते हैं कि हमने भी उसी लेवल का खेला है, हमने भी वही पदक जीता है। ना केवल मैं पदक विजेता, पदक वीर खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, हमें उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है हमारे देश के लिए जाके ओलंपिक के पोडियम तक प्रतिनिधित्व किए हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कहता आया हूं, अभी भी कह रहा हूं कि हरियाणा जैसे राज्य से हमें सीखने की बहुत जरूरत है। अगर हमें देश के हर राज्य के कोने से अगर ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो ओलंपिक मेडल जीतते हैं, हरियाणा से सीखने की जरूरत है। राज्यों को अपनी नीति के संदर्भ में आत्ममंथन की जरूरत है। यह बात रुस्तम सारंग जी कह रहे हैं। लेकिन अब मैं एक खास व्यक्ति के पास रुक कर रहा हूं। नसीम अहमद उनका नाम है, कोच है उन नीरज चोपड़ा के, जिनके प्रदर्शन ने न केवल देश को बल्कि दुनिया को भी अचंभित किया। नंबर 1 और नंबर 2 में इतना बड़ा अंतर था, ये यकीन ही नहीं हो रहा कि ये ओलंपिक का प्रदर्शन है। पर नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन के संदर्भ में नसीम जी आपसे जानना चाहता हूं। मेरे पास कुछ आंकड़ा आया कि नसीम अहमद के, नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन के पीछे भारत सरकार ने दिल खोलकर खर्च किया। तकरीबन 6-6.5 करोड़ रुपए की राशि इस खिलाड़ी को तैयार कराने के संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा वहन की गई। लोग 6-6.5 लाख रुपए के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। नीरज चोपड़ा के संदर्भ में सरकार इस रुख तक कैसे पहुंची, ये आपसे सवाल है। थोड़ा रोशनी देंगे कि जिस देश में खिलाड़ी इस बात का रोना रोते हैं कि ढंग से डाइट तक नहीं मिलती, वहां पर खबरें आ रही हैं कि 6.5 करोड़ रुपए एक खिलाड़ी विशेष पर खर्च किए गए। कैसे बदला ये सिनेरियो? जी नसीम जी। जी, हरियाणा में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कल्चर है जी। उसके पीछे जो हमारी जो सरकार है वो हमेशा खिलाड़ियों को जो कैश अवार्ड, उसके पीछे जो हमारी जो सरकार है वो हमेशा खिलाड़ियों को जो कैश अवार्ड की हमारी पॉलिसी है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी है जी। अब देखिए 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, उसके अलावा कॉमनवेल्थ के जो मेडलिस्ट है उनके लिए अलग, एशियन गेम में भी हम करोड़ों रुपए देते हैं खिलाड़ी को जी। और उसके अलावा जो नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं, जूनियर, सीनियर, सभी में हम कैश अवार्ड देते हैं जी। इससे जो बच्चे हमारे हमेशा खिलाड़ी मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि उनको हर साल हम कैश अवार्ड के रूप में उनको समय से उनको खिलाड़ी को ऐसे उनके अकाउंट में दे देते हैं जिससे बच्चा अपना खर्चा और अगली तैयारी कर सके जी। और दूसरी चीज देखिए, आप एथलेटिक्स में जो नीरज ने मेडल लिया है उसको एशियन और कॉमनवेल्थ के बिहाफ पर ही कम से कम 14 या 15 डिस्ट्रिक्ट में सिंथेटिक ट्रैक लग चुके हैं जी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी स्टेट में किसी हो सकता है 2 हो 3 हो, हमारे 10 से 15 सिंथेटिक ट्रैक लग रहे हैं। आप लगाइए कि हर जिले में सिंथेटिक ट्रैक, आप इसकी लागत सभी जानते हैं कितनी है, 10-10 करोड़ रुपए हम लगा के। तो हमारे जो स्पोर्ट्समैन को जो हमारी सरकार साथ चल के उनका साथ निभा रही है हर तरीके से कि आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी से हमारा जो रिजल्ट है हरियाणा का, जूनियर और सीनियर या रेसलिंग सभी में मैटर इसलिए हो रहा है कि
उन बच्चों को लग रहा है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। जी। तो आप देखिए, हमारे स्टेट ने सबसे पहले जो ओलंपिक में खिलाड़ी जाने वाले हैं उनको हमने पहले ही पैसे दे दिए जी। ओलंपिक में जाने से पहले ही उनको हमने तैयारी के लिए पैसे दिए हमारी सरकार ने जी। तो ये भी मैं समझता हूं कि ये मोटिवेशन है कि खिलाड़ियों को कि हर कदम पर मोटिवेशन मिले, वो जूनियर या सीनियर है। नसीम जी, आपने सारी बात कही। मैंने नीरज चोपड़ा की तैयारियों को लेकर थोड़ी रोशनी की उम्मीद आपसे की थी कि नीरज चोपड़ा इस मुकाम तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? केवल उनकी मेहनत से या सरकार की नीति ने भी कुछ मदद का काम किया? कुछ साझा कर सकते हैं आप जानकारी हमसे? जी बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, नीरज चोपड़ा एक पानीपत के गांव के पास रहता था जी। तो उसके बाद जिला स्तर पर हमारे पानीपत में वो कुछ बच्चों से मिला जो कि जेवलिन फेंक रहे थे जी। तो उनको जेवलिन फेंकता देख उसको अच्छा लगा, उसने मतलब गांव से ही शिफ्ट कर लिया। इधर नरेंद्र है, एक मोनू लड़का है हमारा जेवलिन थ्रोवर है जी, एक परमिंदर है, तो उन्होंने उसके साथ ही शिफ्ट कर लिया। उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है जी। तो उन्होंने उसके घर वालों को हम आपके पास आना चाहते हैं। तो वो लड़के यहाँ से हो गए। यहाँ के बाद उन्होंने उनको हॉस्टल में रखा। हमारी गवर्नमेंट की स्कीम थी, सिंथेटिक ट्रैक था। तो यहाँ से नीरज का जो सफर था, जो उस टाइम उसको मिलना चाहिए था, 14-15 साल का लड़का था वो, 14 साल के करीब। तो उस सदर पर उसको उसके साथियों का भी साथ मिला और यहाँ पर जो हमने जो उसको अचीवमेंट दिया, ये तो बच्चा 1 या 2 जेवलिन के साथ यहाँ पर हमने 15-20 जेवलिन दिए और ग्राउंड इतना अच्छा था हमारा। तो उसको और जो मैंने जो वेट ट्रेनिंग वगैरह का जो सामान था, तो उसको सारी सुविधाएं जो स्टेट लेवल पर मिलनी चाहिए थी। तो आप देखिए, इससे पहले वो अंडर 16 का चैंपियन बना, फिर 18-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, फिर एशियन गेम में। तो जो उसका बेसिक जहाँ से उसको यहाँ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, तो मैं तो उसको सबसे पहले ये कहता हूँ कि जूनियर खिलाड़ी को समय पर अगर सपोर्ट मिलेगा जी, तो वो ओलंपिक तक का सफर जो उसको कोई नहीं रोक सकता है जी। नीरज का जो कदम, जो सपोर्ट यहाँ पर 7 साल उसने या 5 साल जो हमारे पास गुजारे थे, तो उसके बाद वो सीधा नेशनल कैंप में गया, इंडिया कैंप गया। उसको वहाँ पर अलग जो एडवांस कोचेज मिले, एडवांस इक्विपमेंट मिला। तो उसके बाद उनको फॉरेन कोच मिले। फिर वो पोलैंड गया। पोलैंड में जाने से 4-5 महीने के बाद पोलैंड में जो अंडर 20 उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कदम कदम पर नीरज को जो सपोर्ट मिलता रहा, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो नीरज ने फिर तो ये कुल मिला के एक बदली हुई परिस्थितियों को और इंगित कर रहे हैं नसीम अहमद साहब कि अगर खिलाड़ी में टैलेंट है और वो साथ में प्रदर्शन बेहतर कर रहा है तो तमाम संगठन अब मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो दौर अतीत का हिस्सा है जब खिलाड़ी मदद के लिए भटकते थे। कमोबेश नसीम अहमद जी की बात से ऐसा बोध होता है, लेकिन ये बोध हरियाणा के संदर्भ में है, बाकी देश के संदर्भ में कैसी है उसके लिए मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहता हूं। कुल तकरीबन 119 खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारत से गए। 228 लोगों का दल था, बाकी अफसर थे, कोच थे, बाकी जो भी थे। पर 119 लोगों के दल में तमाम राज्य ऐसे थे जिनका कोई प्रतिनिधित्व इस दल में नहीं था। कोई दृष्टि देंगे इसके संदर्भ में आप कि ऐसा क्यों था? जैसे हम आबादी के संदर्भ में उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश 23 करोड़ 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश, लेकिन उसका खेल के अंतर्गत प्रतिनिधित्व उसके मुकाबले लगभग ना के बराबर। इस पर आपसे नजरिया चाहिए। और एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं, महिला हॉकी टीम ने बहुत अच्छा खेला, ये सबने कहा, लेकिन उस खेल को रिकॉग्नाइज अगर किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जिन्होंने चौथे नंबर पर रहने के बावजूद भी हर खिलाड़ी को 31 लाख रुपए इनाम स्वरूप देने का ऐलान किया। 30 की करीब केवल एक मुख्यमंत्री को लग रहा है बेटियों ने कमाल किया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपके पहले सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि अगर आप 119 खिलाड़ियों का जो दल है जो प्रतिनिधिमंडल ओलंपिक में गया, उसमें राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है इसके अगर आंकड़ा आप देख लेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी।
जी, सबसे ज्यादा हरियाणा का प्रतिनिधित्व है उसमें जी, फिर पंजाब है, पूर्वोत्तर के खिलाड़ी हैं जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश का पता नहीं है कि नहीं, मध्य प्रदेश के कितने हैं, जी, महाराष्ट्र से कितने हैं, गुजरात से कितने हैं, तमिलनाडु से कितने हैं, ये जो बड़े राज्य हैं जी, इनको आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तो आखिर क्यों नहीं है। क्या जी। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की कमी है? क्या जी। उत्तर प्रदेश में स्टेमिना नहीं है खिलाड़ियों के पास? क्या मध्य प्रदेश के नौजवानों के अंदर हौसला नहीं है? क्या महाराष्ट्र और गुजरात के नौजवानों के अंदर हौसला नहीं है? सबके अंदर है जी। सब उसी स्तर पर उसी देश में रहते हैं जी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन राज्य सरकारों ने पिछले 20 वर्षों में अपने अपने राज्यों में खेल को प्रोत्साहन के क्षेत्र में क्या किया, कितनी सुविधाएं विकसित की, क्या उनकी खेल नीति रही। ये अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी कि जिन राज्यों को हम छोटा राज्य मानते हैं आबादी की दृष्टि से, उन्होंने जिस तरह से अपने राज्यों में खेल नीति को विकसित किया, मिजोरम को देख लीजिए, मणिपुर को देख लीजिए, और दूसरा जो बड़े राज्य का मैंने जिक्र किया जो देश की सत्ता बनाते हैं, 80 लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं, 29 मध्य प्रदेश से आते हैं, 40 बिहार से आते हैं, झारखंड से 14-15 मतलब 36, ये अब ये पूरा जो बेल्ट है यहाँ से, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए। और गुजरात, महाराष्ट्र, सारा जोर वहां क्रिकेट पर है जी। क्रिकेट के खिलाड़ी निकलेंगे मुंबई से, लेकिन बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं निकलते? मोदी जी तो खुद 13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के जी। आज वो प्रधानमंत्री है, आज उन्होंने प्रोत्साहित किया, हम सब उसका स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं कि जिस तरह उन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लेकिन राज्य सरकारें जो है उन्होंने क्या किया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। क्योंकि अभी ये सारंग जी सही कह रहे थे कि खाली केंद्र सरकार नहीं, ज्यादा बुनियादी काम तो राज्यों को करना है, क्योंकि खेल जो है बुनियादी रूप से खेल की सुविधाओं का विकास हो, इस पर राज्यों को ध्यान देना है। और जिन राज्यों ने ध्यान दिया उनके नतीजे सामने आ रहे हैं। और जो राज्य खेल नीति के बजाय राजनीति में ज्यादा उलझे रहते हैं, तो वो खेल नीति तो छोड़ देते हैं, राजनीति में उलझे रहते हैं, वहां दूसरे मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण बताता हूं। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, बहुत पहले की बात है, राम सिंह नाम था उसका, वो धावक था, रेस का, इतना बढ़िया दौड़ता था लड़का, लेकिन उसको नंगे पर दौड़ना पड़ता था। और एक समय बाद जब मैं गया, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, तो मैं उससे मिलने गया तो बड़ी उस खस्ता हालत में था। मैंने कहा राम सिंह तुमको क्या हो गया? बोला भैया पेट पालने के लिए अब मैं नौकरी कर रहा हूं, मैंने सब खेल कूद छोड़ दिया है। ये उस उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं जो गंगा जमुना की धरती है, जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ने अवतार लिया है, जहां मथुरा काशी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खिलाड़ी पैदा करना किसी की प्रायोरिटी में नहीं है, कोई सरकार रही। तो ये जो है, अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको देश का नाम ऊंचा करना है, बिल्कुल सही अभी कह रहे थे हमारे विजय सिंह जी कि ये तो एक शुरुआत है। 135 करोड़ कायदे से तो हमको पहले 5 स्थानों में होना चाहिए। हम बड़े संतोषी जीव हैं कि बहुत खुश होना चाहिए। मैं बिल्कुल उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको इसी पर आह्लादित नहीं होना चाहिए कि एक गोल्ड मिल गया नीरज चोपड़ा को, तो हमको चाहिए कि अगर एक गोल्ड इस बार मिला है तो कम से कम 2024 में 5 गोल्ड आने चाहिए, कम से कम जो है 10 गोल्ड आने चाहिए, 10 सिल्वर आने चाहिए। जब इस तरह का उत्साह होगा तब हम मानेंगे। अब कांस्य पदक पे भी कई देशों में तो कांस्य पदक और रजत पदक वाले खिलाड़ी अपने देशों में जाते वक्त शर्माते और सकुचाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ण पदक जीतने की अपेक्षा के साथ जाते हैं। हमारे यहाँ अगर कांस्य मिल गया तो हम लेकर के पूरा जो है टेलीविजन से लेकर के और मीडिया, ऐसा लगता है ठीक है उस खिलाड़ी की उपलब्धि को मैं नकार नहीं रहा हूं, उसने मेहनत की, उसको मिला, लेकिन मुझे लगता है उसको और भी वो जीत सकता था अगर उसको पूरी सुविधाएं दी जाए, पूरे मौके दिए जाए, बहुत सारी चीजें। तो वही जिसने कांस्य जीता है वो स्वर्ण भी जीत सकता है, वो स्वर्ण भी जीत सकता है, ये विनोद जी का कहना है। विनोद जी, महिला हॉकी टीम पर भी एक टिप्पणी आपकी। शिवराज जी ने बहुत अच्छा किया, जो सारे खिलाड़ियों को उन्होंने, हॉकी खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों की मेहनत को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि मध्य प्रदेश से खिलाड़ी कितने आए, ये भी तो सोचो। मुझे लगता है शिवराज जी 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो कम से कम 15 खिलाड़ी तो होने चाहिए थे ना मध्य प्रदेश के इस कंटिजेंट में। और अगर शिवराज जी वाकई गंभीर है, अगर इसको लोग खाली, चूंकि इस समय देश के माहौल है, पूरा खेल के प्रति पूरा देश जो है उत्साहित है, तो हर मुख्यमंत्री ये होड़ में है कि हमको ज्यादा लोकप्रियता मिल जाए, ठीक है आप दे दीजिए। इसको, इस स्पिरिट को, इस भावना को लगातार बनाए रखने की जरूरत है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है विनोद अग्निहोत्री जी की कि इस स्पिरिट को बनाए रखने की जरूरत है। मेरे साथ में अशोक ध्यानचंद जी जुड़े हैं, भारत के खेल जगत की एक बड़ी हस्ती हैं, मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं, ये तो एक उनका परिचय है ही, पर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा रहे हैं, विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं,
अशोक ध्यानचंद जी वो हमारे साथ हैं। अशोक जी, विनोद अग्निहोत्री जी का ये कहना है कि स्पिरिट बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल इससे पहले शुरू होता है कि 41 साल से हॉकी में सूखा था। इस बार हॉकी के प्रदर्शन से सब लोग अचंभित हैं। आपसे जानना चाहता हूं, इस बार का प्रदर्शन तुक्का है या सतत साधना का परिणाम है? बतौर हॉकी खिलाड़ी, बतौर कोच, थोड़ा रोशनी देंगे। अगर तुक्का नहीं है तो तुक्का कैसे नहीं है? तुक्का नहीं है, ये तुक्का नहीं है। ये सफल परिश्रम का एक रिजल्ट है जो हमको ब्रॉन्ज मेडल के रूप में मिला, और भी इसके ऊपर का मेडल मिलना चाहिए जिस तरह से हम खेल रहे थे जी। और इसका आगाज, इसका एहसास इन्होंने 2 साल पहले से करना शुरू कर दिया, जब हमारे विश्व की बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने हराना शुरू किया जी। और टूर्नामेंट जीते हैं। उनका प्रो लीग, FIH टूर्नामेंट, तो ये सब संकेत करते थे कि इस टीम के अंदर वो भावना आ गई है जो एक खिलाड़ी के अंदर होती है, किलिंग इंस्टिंक्ट, किसी भी हालत में, किसी भी दशा में हमें जीतना है जी। और उसके लिए प्रयास खाली सोचने से नहीं होता, उसके लिए इस खेल की तकनीक, इस खेल के लिए जो फिजिकल फिटनेस वगैरह सबसे अहम हिस्सा है, और उनकी हर चीज की सुविधा रखी गई है जो हॉकी इंडिया ने और हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स ने, और डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सरमाएदार है इस देश का। तो उन सबके बदौलत इस टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस, कुछ चीजें ऐसी होती देखिए 3-4। पहली बात परिश्रम, जब परिश्रम करते हैं हमको अपने ऊपर यकीन होना शुरू होता है, और वो यकीन जब उसमें आपके कॉन्फिडेंस में बदलता है, जब कॉन्फिडेंस में बदलता है तो आपको कुछ और आगे करने की ललक पैदा होती है कि मैं कुछ अच्छा करता चला जाऊं। उसके लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो उसका नतीजा इस हॉकी टीम में, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष टीम हो। हाँ, ये जरूर है कि हम जैसा बातें करते हैं कि एक टीम 18 की बच्चों की होती है इस देश में, तो ये बात करना कि इससे ज्यादा है उससे कम है, हम क्यों ना इस बात को लेके चले कि हमारे देश की टीम जीत कर आई है। और उसमें कोई सा भी राज्य हो, कहीं का भी राज्य हो, किसी भी दल शासित राज्य हो, अगर उसके अंदर हमारे बच्चे निकलते हैं और खेलते हैं, अब क्या हम इसको गलत कहेंगे कि वह राज्य जिसके अंदर जो हमारी आज की मौजूदा सरकार है और तो उनके बच्चे खेल रहे, तो वो क्या वो उपेक्षित समझे जाएंगे क्या? नहीं, वो इस भारत की शान है, वो इस भारत के मेडल को जीत कर लाए हैं। तो मैं बीच में रोकता हूं, हम लोग इस बिंदु पे बात कर रहे हैं कि कुछ राज्य हैं जो बहुत आक्रामक खेल नीति को लेकर पिछले 2 दशक से व्यवहार कर रहे हैं, जहां पर खेलों को प्रोत्साहित किया जाता है, खिलाड़ियों को सहूलियत दिलाने के संदर्भ में, उपलब्ध कराने के संदर्भ में अतिरिक्त आग्रह रखा जाता है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे राज्य हैं जब सफलता मिल जाती है तो ताली बजाने के लिए सारे राजनेता तैयार हो जाते हैं, पर खेल और खिलाड़ी का कोई माँ बाप उन राज्यों में नहीं रहता है। इस विसंगति को लेकर, इस खामी को लेकर क्या अशोक ध्यानचंद कोई बात हमसे साझा करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बात करी है कि राज्यों का तो पहली बात स्पोर्ट्स माइंड का होना जरूरी है। आप जिस राज्य के, जिस ऑफिस के भी, जिस आप टेलीविजन सेंटर में बैठे हैं, अगर इसके अंदर स्पोर्ट्स माइंडेड लोग नहीं होंगे तो स्पोर्ट्स कभी पनपेगा ही नहीं। तो जहाँ नहीं पनके, अगर स्पोर्ट्स माइंडेड होना बहुत जरूरी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो। तो इस सिलसिले को लेते हुए हम आगे देखते हैं। तो राज्यों में मैं 10 साल मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स डायरेक्टर के अंडर मैंने कोचिंग करी है, बच्चों की ट्रेनिंग करी है, बच्चे आज आगे बढ़े हैं। 100 करोड़ का बजट था, वो 200-250 करोड़ का सरकार ने कर दिया। ये खेल तो सहूलियत मध्य प्रदेश सरकार दे या सरकार दे दी है, और जहाँ सहूलियत नहीं भी है वहां से खिलाड़ी भी तो निकल कर आए हैं, निकलते हैं और उनके बारे में चर्चा होती है। मीराबाई चानू के बारे में शुरू में हम सभी ने सुना और देखा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ट्रकों से लिफ्ट लेकर प्रैक्टिस करने जाती थी। अब ऐसी चीजें जो है जो गुजर गई हैं, उनको हमें ठीक करना है कि ऐसे हालात ना हो हमारे खिलाड़ियों के साथ। ये राज्य सरकार का धर्म है, ये उनके हक की, उनके ही अंडर में आता है, राज्य सरकारों के अंडर में आता है। मैं अशोक जी एक बात और आपसे करना चाहूंगा, खेल से जुड़े हुए आपको तकरीबन 50 साल से ज्यादा समय हो गया। जिस तरीके से वर्तमान प्रधानमंत्री इस ओलंपिक के दौरान जो व्यवहार कर रहे थे, क्या आपने इस प्रकार का व्यवहार पहले कभी देखा है? और इस व्यवहार में आपको क्या महसूस हुआ बतौर खिलाड़ी? प्रधानमंत्री की मंशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की थी, प्रधानमंत्री की मंशा खेलों को लेकर युवाओं में एक उत्साह पैदा करने की थी,
या प्रधानमंत्री की मंशा कुल जमा सियासत करने की थी कि ये भी एक मौका है लाभ लेने का, प्रसिद्धि लेने का, चर्चा में रहने का, चर्चित होने का? किस नजरिए से देखते हैं अशोक ध्यानचंद जी प्रधानमंत्री की इस ओलंपिक खेलों के दौरान भूमिका को लेकर? सवाल पूछते रहोगे क्या? आप ये माने, ये निष्कर्ष तो आप लोग निकालें कि क्या चीज उन्होंने हासिल करनी थी, लेकिन जो हम लोगों को, खिलाड़ियों को रेस को हासिल हुआ है जी, वो हासिल हुए हैं एक नई हवा जी, एक नई सोच, एक नई थिंकिंग इस देश के अंदर, एक नई चर्चा जी, जो खेलों के लिए सिर्फ हो रही है। और जब ये चर्चा होती है तो उसका रिजल्ट, परिणाम जरूर निकलेगा। जी। और जब प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनको हौसला बढ़ाते हैं, तो खिलाड़ियों के अंदर कितना उत्साह बढ़ता होगा इसका अनुमान शायद आप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ। अगर ऐसे प्रधानमंत्री के फोन हमारे टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती की, लेकिन वो फीलिंग नहीं की। छोटी सी बात है फोन करना, और प्रधानमंत्री ये आज हर जगह इन बातों में बहुत आगे हैं कि उन्होंने हर खिलाड़ी से, हर तबके, हर क्षेत्र के अंदर बातें करी हैं, और ये बातें टच करती हैं उस व्यक्ति के साथ में जो जुड़े होते हैं, संस्था के साथ जुड़े होते हैं, टच करती हैं, और वो व्यक्ति अपनी उस कार्य क्षमता को और आगे बढ़ाता है। खेलों में भी यही है, उसका नतीजा हमने देखा। मैं तो बिल्कुल ये इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री अगर हमारी टीम के साथ इतना हौसला नहीं बढ़ाते, हॉकी टीम के साथ, जो कि एक टीम गेम है, तो यकीनन ये रिजल्ट नहीं मिलता हमको, जो आज हम इसकी इतनी बातें हो रही हैं। अशोक ध्यानचंद जी की बात उन तमाम लोगों के लिए एक जवाब है जो प्रधानमंत्री की कोशिशों में सियासी रंग ढूंढ रहे थे। अशोक ध्यानचंद जो जाने माने हस्ताक्षर है खेल जगत के, उनका मानना है कि ये जो प्रदर्शन हुआ है, टीम बेहतर प्रदर्शन कर पाई है, उसमें कहीं ना कहीं देश के मुखिया के द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा हौसला भी एक बड़ा कारण बना है, और एक वातावरण देश में बना है जो खेलों के प्रति युवा पीढ़ी के रुझान को बढ़ाने वाला है। कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं विनोद अग्निहोत्री, उनकी बात सुनते हैं और फिर विजय सिंह चौहान जी के पास चलते हैं। जी विनोद जी। नहीं, मैं अशोक जी की बात से सहमत हूं। देखिए, प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हैं, उन्होंने जो किया निश्चित रूप से उससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा, वो बढ़ना भी चाहिए। भाई अगर सियासत भी है, मैं तो उसको कहता हूं, अगर मान लीजिए सियासी लाभ लेने की मंशा भी है जी, तो पिछले प्रधानमंत्रियों को किसने रोका था सियासी लाभ लेने से? जी, वो भी ले सकते थे। तो अगर सियासी लाभ भी ले रहे हैं और उससे खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ रहा है और खेल भावना देश में बढ़ रही है और खेल को फायदा हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, ये खिलाड़ी से उन्होंने बात की और जो पदक लाए उनसे भी बात की, जो हमारी हॉकी की टीम के हर खिलाड़ी से बात की, महिलाओं से बात की, सबसे बात की, तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। विनोद अग्निहोत्री जी भी यही इत्तेफाक रखता है। लेकिन विजय सिंह चौहान जी, हम अपने उस प्रश्न के मूल पर जाते हैं जिसमें विनोद अग्निहोत्री जी भी कह रहे थे कि 2024 के लिए हमारा लक्ष्य 5 या 10 स्वर्ण पदक होने चाहिए। इतनी बड़ी आबादी के देश में केवल एक पदक पर ही उत्साहित होने का जो मौका है, इसमें विस्तार आना चाहिए। इच्छा तो बहुत हो गई, पर होगा कैसे? बतौर खिलाड़ी कुछ साझा करेंगे कि आप किस नजरिए से आगे की तैयारी होनी चाहिए? नहीं, आपने जो सवाल किया है 21वीं सदी में जी, माननीय प्रधानमंत्री में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आई है जी, उससे कम से कम 50% पॉलिटिशियन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ गई है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। क्या बात है, इसका ध्यान रखना है हमें जी। तो जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगी तो नेचुरली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जी। और जो राष्ट्र के द्वारा आज केवल कुछ दिन प्रधानमंत्री जी द्वारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई गई है, और माननीय कानून मंत्री जी को बहुत बड़ा, माननीय रज्जू साहब का वो है कि उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी जिससे कि हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं जी। तो डेफिनेटली आगे हम लोग 5 गोल्ड मेडल पेरिस में जरूर ला सकते हैं, उम्मीद है। तो विजय सिंह जी का कहना है कि राजनेता खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर खेलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं अपने सवाल को वापस रुस्तम सौरंग जी के पास लेकर जाता हूं। रुस्तम जी ने पिछली बार कहा था कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी थोड़ा सा खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पर केवल इतने से तो बात नहीं बनेगी। रुस्तम जी, आपसे समझना चाहूँगा कि हमारी तैयारियों में, हमारे तौर तरीकों में किस बदलाव की जरूरत आप महसूस करते हैं? क्या सारी तैयारियों का अर्थ विदेशी कोच का आना है, या इससे इतर भी कुछ बुनियादी काम करने की जरूरत
आप महसूस करते हैं अगर हमें खेलों में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना है? जी सर, ये बहुत जरूरी काम है जी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे राज्यों को अभी ये जिम्मेदारी बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जब तक हम जो भी खिलाड़ी हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है आज भारत देश में जो है हम सरकार पे ही डिपेंड होते हैं, तो पहली जिम्मेदारी तो हम यही समझते हैं कि सरकारें जो है, राज्य सरकारें जो है वो खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए, ऐसी नीतियां बनाए जो सीधे खिलाड़ियों को फायदा मिले जिससे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं सर, अभी तो मैं सबसे छोटा हूं उम्र में, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में थोड़ा सा ओलंपिक और नॉन ओलंपिक गेम को लेकर ना थोड़ी सी असमंजस बनी हुई है लोगों में। हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा खेल ओलंपिक में है, कौन सा खेल नॉन ओलंपिक में है। परिवारजन तो भेज देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किसमें हमारा बच्चा ओलंपिक की तैयारी कर पाएगा और ओलंपिक खेले तक पहुंचेगा। तो ये बहुत जरूरी है सर कि हम सही तरीके से अवेयर करें लोगों को खेलों के बारे में। ये सिर्फ महोत्सव ना रह जाए, एक ट्रेडमार्क बने कि उनको पता हो कि हम जिस खेल को खेल रहे हैं उसकी हमारी क्या तैयारी है और उससे हम कहां तक पहुंचेंगे, किस स्तर तक पहुंचेंगे। तो मेरा ये मानना है सर, सबसे पहले तो जागरूकता की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है कि हमें अगर ओलंपिक पदक जीतना है तो हमें ओलंपिक खेलों पे भी ध्यान देना होगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, परिवारजन हो, आमजन हो, मीडिया जन हो, कोई भी हो सर, सबको ये जरूरी है। और साथ ही साथ सर मेरा ये मानना है कि जो ऐसे कि पहले भी बोला गया है कि हम जो है तैयारी के बाद, अभी तो केंद्र सरकार तो कर ही रही है सर जो कर रही है, और हरियाणा गवर्नमेंट को तो मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं। यही हमको चाहिए सर कि हम हमारे जैसे सर, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे पास एक जो 4 करोड़ इनाम का है जो हमारे मुख्यमंत्री ने पहले जो अनाउंस किया था डॉक्टर रमन सिंह जी ने, तो ये हमारी बात की तैयारी है सर। हमने पहले उसके लिए क्या तैयारी की, ये हमारे पास कोई नीति नहीं है सर। हम हमेशा ये सोचते हैं, हम ये बात करते हैं कि आप पदक जीत के आइए, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको ये अवार्ड देंगे, हमें और हम आपको ये उपलब्धियां ये सब लाके देंगे, लेकिन तैयारी के लिए क्या है सर? तैयारी हमारे पास जीरो है सर। तो ये बहुत जरूरी है सर। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी रुस्तम सारंगी ने दी है। आप जो कुछ भी देना चाहते हैं जीतने के बाद देना चाहते हैं, पर आप जीतने लायक बने, इसके संदर्भ में अधिकांश राज्य मौन रह जाते हैं। विजय सिंह चौहान जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं जी। देखिए, इसी को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति में खेलों को और योग को प्राथमिकता दी गई है जी, क्योंकि अब पूरी हमारी एजुकेशन सिस्टम ही बदल रहा है। तो जब ये सिस्टम बदला, नवोदय में खेल कंपलसरी हो गया 1 घंटा, केंद्रीय विद्यालय में कंपलसरी हो गया 1 घंटा, दूसरी सिस्टम में भी शिक्षा में यदि 1 घंटा कंपलसरी हो गया तो नेचुरली चेंज आ जाएगा जो हम लोग चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं विजय सिंह चौहान जी। देखिए, मैं नसीम अहमद साहब वापस आपके पास में रुख करता हूं और आपसे समझने में दिलचस्पी ये है कि आप हरियाणा के संदर्भ में बता रहे हैं इतनी जगह पे टर्फ बिछ गया है, इतनी जगह पे स्टेडियम बन गए हैं, इतनी जगह पे मैदान हो जा रहे हैं, पर बाकी देश की तो विसंगति ये है कि जो स्कूल के मैदान हैं उनमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े किए जा रहे हैं। ऐसी विसंगति के बीच में अपने भविष्य को लेकर खिलाड़ी उम्मीद कैसे जगाएं? जी नसीम जी। देखिए सर, अगर हमें ओलंपिक में मेडल लाने हैं तो हमें ग्रास रूट पर काम करना पड़ेगा जी। और मेरा अपना जी, हमें ग्रास रूट पर काम करना पड़ेगा। और जो हमारे छोटे बच्चों के लिए, छोटे एथलीट हैं, जो छोटे खिलाड़ी हैं 10 से 14 साल के जी, उनको हमें हॉस्टल्स देने पड़ेंगे सर जी। उनके लिए हमें रेजिडेंशियल एकेडमीज खोलनी पड़ेंगी जी। और वो काम सारा राष्ट्रीय स्तर या नेशनल स्तर पर जो भी होगा, जब तक बच्चों को एक्सपोजर छोटे बच्चों को नहीं मिलेगा, जब तक वो छोटे बच्चे, छोटे एथलीटों को नहीं देखा जाएगा, बड़े स्तर पर हम कभी इतने कोई मेडल नसीम अहमद जी बड़ी रोचक बात कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक मौलिक सवाल जुड़ा हुआ है जिसके लिए मैं अशोक ध्यानचंद जी के पास जाना चाहता हूं। और अशोक जी, जानना ये चाहता हूं कि नसीम अहमद जी कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं, उस प्रकार का वातावरण, सहूलतें हमें उपलब्ध करानी है, पर आपको वाकई लगता है कि इस देश में बाकी खेल इसलिए विकसित नहीं हो पा रहे हैं कि ये सहूलियत नहीं है, या क्रिकेट के रूप में एक ऐसी चुनौती हिंदुस्तान के बच्चों के सम्मुख है जिसका सामना बाकी खेल कर नहीं पाते हैं,
जो भी बच्चा 5 साल 7 साल और 10 साल का होता है उसे अपना भविष्य क्रिकेट में ही सुनहरा दिखता है, उसके माँ बाप को भी अपना भविष्य अपने बच्चे के संदर्भ में क्रिकेटर बनाकर दिखता है। और शायद ये भी एक बड़ी चुनौती भारत के संदर्भ में है। ये बात तो बिल्कुल, आपने सवाल ही बहुत ही अच्छा है इसमें, और शुरुआत भी यही होनी चाहिए जी कि हमारी शुरुआत अब खेलों में किस स्तर से होगी जी। अगर हमारे बच्चे, और बच्चे कौन है जो स्कूलों में जाते हैं जी, बच्चे कौन है जो पढ़ते अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चे कौन है जो यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, तो ये लाइन जो है अभी तक हमारी व्यवस्थित नहीं है। इस लाइन को व्यवस्थित करने के लिए जो इक्विपमेंट, मैं अगर हॉकी की बात करूं, एथलेटिक फील्ड की बात करूं, विजय सिंह चौहान साहब बैठे हुए हैं, उसके महारथी बैठे हैं जी। तो हमारे कितने स्कूलों में एथलेटिक ट्रैक लगे हैं, क्या कोई बता पाएगा? मैं समझता हूँ नील, बिल्कुल नील है। ये शुरुआत बाहरी मुल्क का उद्देश्य और करते हैं वो कि उनके स्कूलों में हर तरह की सुविधा जो खेलों में होनी चाहिए वो स्कूलों में दिख जाती है, और बच्चे उनमें खेलकर अपने शौक को, फिर वो कहते हैं ना कि प्राइमरी से बढ़कर आगे हाई स्कूल गए तो 6 सब्जेक्ट हो गए और यूनिवर्सिटी पहुंचे तो किसी एक सब्जेक्ट में पहुंच जाते हैं जी। तो ये एक सब्जेक्ट और एक खेल बचपन से शुरू होता है। जो 50 खेल खेलेगा तब जाके वो एक खेल में अपनी पकड़ हासिल कर ऊंचाई छू लेगा, ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारे देश में हर साल द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है जी, वो कितने द्रोणाचार्य हमारे आज इन बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हैं, कितने द्रोणाचार्य को ये सेवाएं देने का मौका दिया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा, सरकार द्वारा, अलग जो कह सकते हैं आप। इनके अवार्ड क्या सिर्फ एक देखने के लिए हम देते हैं कि आप इसको लीजिए और इतना सहूलियत लो और बैठ जाओ? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर डालनी चाहिए। वो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, वो इंडिया खेले हुए खिलाड़ी, दूसरे खेलों में, आप क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, मैं उस पर आ रहा हूँ इस वक्त, तो दूसरे खेलों के खिलाड़ी सिर्फ खेलने के बाद गुमनाम जगह पे चले जाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, जो कुछ करते हैं, और खेलों में जो उनका एक योगदान होना चाहिए जिसके बलबूते पर बच्चे आगे बढ़ते हैं वो माइनस हो जाता है जी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके उसके संयोजकों ने, जो उसके मैनेजमेंट है, उन्होंने इसको 83 के बाद टेलीविजन के ऊपर इसका प्रचलन है। ये खेल ही टेलीविजन का खेल बन चुका है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉज आते हैं, जगह मिलती है, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आते हैं और पैसा इसके थ्रू आना शुरू हुआ। और हमारे खिलाड़ियों ने वो वर्ल्ड कप पहला जब जीता है तो एक उन्होंने उसको भुना लिया, एनकैश कर लिया। क्या आप ये भूल गए जिसमें इसके अंदर एक पहल का मच गया था? वर्ल्ड कप जीतने के बाद कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला या उनको बनाया गया, उनको एक कहते ना सेलिब्रिटी या ग्लैमर वाली जो बात है जिसमें पैसा हॉकी में आए भी नहीं हुआ। तो ये सब बातें खेल को फिर खत्म करने वाली जगह पर पहुंच जाती है और उसका असर ये हुआ कि हमारे को 41 साल लग गए आज एक ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जो आज इसको हटाने वाली बातें चल रही है, चेंजेस लाने वाली बातें चल रही है, बदलाव लाने वाली बातें चल रही है। ये सब चीजें हमको सोचनी है, सोचने के बाद करनी है, सोचनी है और सोचने के बाद करनी है। तो विनोद लंडोत्री जी, इसी चर्चा को थोड़ा और आगे आपसे विस्तार देने की कोशिश करता हूं। क्या आप नहीं मानते कि ये मुकाबला अब बाजार बनाम सरकार के बीच में होना चाहिए? बाजार ने अपनी पसंद के तौर पर क्रिकेट को चुना हुआ है, बाजार का प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी या नौ निहालों पर पड़ा हुआ है, और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बाकी खेलों को अतिरिक्त संरक्षण, अतिरिक्त प्रोत्साहन, अतिरिक्त सहूलियत उपलब्ध कराए ताकि बच्चों में अन्य खेलों के संदर्भ में जैसा सारंग जी बोल रहे थे उसमें भी अपना भविष्य सुरक्षित, सुनहला महसूस हो। हिमांशु जी, दो चीजें हैं जी। पहली बात तो यह है कि देश में खेल संस्कृति विकसित करनी पड़ेगी जी। हमारे देश में पुरानी बचपन से कहावत रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब जी। तो माँ बाप पहले तो बच्चों को खेलों में भेजते ही नहीं थे जी। बाद में उन्होंने क्रिकेट में भेजना शुरू किया और कंपलसरी स्पोर्ट्स पीरियड तो हमारे बचपन में भी होता था, हम भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे तो कंपलसरी था स्पोर्ट्स पीरियड, लेकिन वो स्पोर्ट्स पीरियड से उससे खिलाड़ी नहीं निकलते थे। तो हम लोग एक 40-45 मिनट पर जो है खेल कूद करके उसके बाद अपने फिर सब्जेक्ट में लग जाते थे। तो सबसे अब इधर पिछले 15-20 साल से, कम 20 साल से थोड़ा वातावरण बदला है
अब खेल की संस्कृति विकसित हो रही है। अभी ये सही बात है, ज्यादा जोर माता पिता का क्रिकेट पे ही होता है बच्चों को लेके, लेकिन क्रिकेट अब खेल से ज्यादा एक व्यवसाय बन चुका है, एक उद्योग बन चुका है। अब आप आईपीएल है और लीग्स हैं, तमाम तरह के उसमें सोना बरसता है। यहाँ तो एक गोल्ड मेडल में सोना मिलता है, वहां सोना बरसता है। तो क्रिकेट का बिल्कुल एक क्या कहते हैं, वो जोनर ही अलग हो गया है। मुझे लगता है कि सरकार की एक जिम्मेदारी तो है ही इन सारे खेलों को बढ़ाने की, लेकिन इन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए पहला कदम करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ जितने हमारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और कोच अशोक ध्यानचंद जी, विजय सिंह चौहान जी, हमारे सारंग जी और नसीम अहमद जी, सबसे ज्यादा समस्या खेल संघों की पॉलिटिक्स में है। जितनी राजनीतिक दलों में है, उससे ज्यादा या कम से कम उतनी ही राजनीति खेल संघों में है। जो खेल संघों की जो पॉलिटिक्स है, अगर उसको सही ढंग से नियंत्रित कर लिया जाए और प्रोफेशनल जो खिलाड़ी हमारे हैं उनके हाथ में चीजें रहें और वो ज्यादा उत्साह के साथ करें, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। हॉकी को जिस तरह से केपीएस गिल के जमाने से जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, अशोक जी को याद होगा, और कैसे वो उसके चलते हमारा पूरा हॉकी का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। मैं तो इस पर बहुत कवर स्टोरी कर चुका हूं जब मैं आउटलुक मैगजीन में था, कि कैसे हमारे खेल संघों ने खेलों को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया, उनकी अपनी राजनीति ने। कभी ये राजनीति क्रिकेट में भी होती थी और अभी भी होती है, लेकिन बीसीसीआई ने एक काम किया, कम से कम नए खिलाड़ियों को बहुत मौका दिया आगे आने का। और हम खिलाड़ी अभी कहां से लेते हैं? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी। अरे जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, उनमें बहुत सारे खिलाड़ी भरे पड़े हैं। एक बड़ी संख्या बच्चों की ऐसी है जो शिक्षा क्षेत्र प्राइमरी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं तमाम आर्थिक कारणों से। उनमें टैलेंट हंट करना चाहिए हमको, उनमें निकालने चाहिए बच्चे, और उनमें बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे। सिर्फ स्कूलों पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी जितनी कॉलोनीज बनती है, आवासीय कॉलोनीज, उनमें प्ले ग्राउंड नहीं होता। उसमें पार्क तो होगा, उसमें स्विमिंग पूल होगा, प्ले ग्राउंड नहीं होगा, लेजर क्लब होगा। हर रेजिडेंशियल कॉलोनी में कम से कम एक प्ले ग्राउंड मस्ट होना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो बड़े बने हैं वो तो बने। हर रेजिडेंशियल कॉलोनी में अगर एक प्ले ग्राउंड होगा, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां भी प्ले ग्राउंड नहीं है। और बड़े जो ये आपकी जितने अथॉरिटीज हैं जो बनाती हैं बड़े आवासीय कॉलोनियां, उनके नक्शे में प्ले ग्राउंड होता ही नहीं है। बाकी चीजें होंगी, मार्केट होगा, दुनिया भर की चीजें होगी, मॉल होगा, ये होगा। तो जब तक बच्चों को बाहर खेलने, और आजकल तो बच्चे ज्यादातर जो है आपके इसमें, जब उनको जगह बाहर नहीं मिलती है तो जुट जाते हैं अपने इसमें, खेल के अपना खेल का शौक पूरा कर लेते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी ने कई सारी बातों की ओर ध्यान दिलाया, लेकिन मैं अशोक ध्यानचंद जी ने जहां पे बात छोड़ी थी उसके लिए रुस्तम सारंग जी के पास आना चाहता हूं। सारंग जी का कहना है कि द्रोणाचार्य बनने की जरूरत है, पर द्रोणाचार्य बनने के लिए भीष्म पितामह जैसा संरक्षण दे कौन रहा है? सारंग जी थोड़ा बताएं, क्या कोच की भूमिका निभाने वालों को वो सम्मान, वो सहूलियत, वो स्थान है जिसमें वो कुछ अर्जुन तैयार करके देश और दुनिया के सम्मुख ला सके? सर देखिए, मेरा ये मानना है कि एक कोच जो होता है सर, उसका तो ये धर्म है सर कि वो हर अर्जुन जैसा हर एक खिलाड़ी को तैयार करे जी। भले ही आज के टाइम में हमें ऐसा लगता है कि कोचेस को शायद इतना सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन मैं जब से महाभारत की भी कहानियां मैंने सुनी है, तब से ये देखा है कि कभी भी गुरु जो है पीछे से ही एक शिष्य को आदेश देके या निर्देश देके या मार्गदर्शक रहे हैं और आगे बढ़ाते रहे हैं। और आज भी मेरा ये मानना है कि जो गुरु जो है वो काम सिर्फ खेल के लिए करता है, खिलाड़ी के लिए करता है, वो अपने मान या सम्मान के लिए नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके मिलना चाहिए, क्योंकि एज ए कोच जो उनकी जो जिंदगी है पूरा वो खेल और खिलाड़ियों के पीछे बीतता है। मैं खुद भी अभी छोटे लेवल पे कोचिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है जब मेरे बच्चे का एक कंपटीशन होता है तो मैं रात भर नहीं सोता, सुबह नहीं सो पाता, खा नहीं पाता। तो ये जो समर्पण और त्याग जो है वो खिलाड़ियों के साथ साथ गुरुओं में भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि गुरुओं को भी और प्रोत्साहन देने की जरूरत है और फैसिलिटीज देने की जरूरत है, उनके नॉलेज को और बढ़ाने की जरूरत है और ये कोशिश करने की जरूरत है कि और भी हम जी कह रहे हैं। लेकिन मैं विजय सिंह चौहान जी आपसे यह समझना चाहता हूं कि इस देश में खिलाड़ियों को कोच उपलब्ध कराने का तो सिलसिला शुरू हुआ है, पर क्या कोचों को भी प्रशिक्षित होने और बेहतर तकनीक से परिचित होने की जरूरत है? और क्या उस दिशा में कुछ काम हमारे यहाँ होता है?
क्या आपको नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें बदलती हैं, कोचों को भी कोचिंग की जरूरत है और इस तरह शायद हमारा ध्यान नहीं है? नहीं, आप जो सही ठीक वजह फरमा रहे हैं जी। अशोक ध्यानचंद ने जो कहा वो, और श्री अग्नोत्री साहब का बड़ा अनुभव है वो, और जो नसीम साहब ने कहा, ये बात आपकी एकदम सही है। तो अब जो नई शिक्षा नीति में चेंज आ रहा है कि जो अग्नोत्री साहब ने कहा कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जी। तो अब चेंज हो रहा है 21वीं सदी में कि अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, ये सिस्टम आ गया है जी। क्योंकि अब खेलों में पैसा है, करोड़ों करोड़ों रुपए है जी। जब 1974 एशियन गेम्स तेहरान में मैंने पहला गोल्ड मेडल लिया भारत के लिए, नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड किया, बेस्ट एथलीट एशिया बना, 4 दिन नंगे पैर प्रैक्टिस तेहरान में की, कोई पैसा नहीं था, जूता फट गया था। जब $1 मिला तो 3 खिलाड़ियों ने मिलकर जूता खरीदा, तब हमने वहां रिकॉर्ड तोड़ा। और आप सोचिए गुरुद्वारा तेहरान में कुछ पैसा दिए गए थे, तो वो भी हमारे एक कबीना मंत्री थे, उन्होंने ले लिया कि ये प्रोफेशनल डिक्लेयर हो जाएगा, और मेरे को बोला चुपचाप हम आपको एयरपोर्ट पे दे देंगे उतरते ही। जब दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो पता पड़ा वो सब पैसा लेके सब भाग गए और हम अकेले खड़े थे, और दिल्ली शहर में आने के लिए मेरे पे पैसा नहीं था। तो अब आप देखिए कितना चेंज आ गया है, तो ये जरूरी है। और जो इन्होंने कहा, एक्चुअली हम 2001 की खेल नीति जो भारत सरकार में बनी उसका मैं मेंबर था जी। तो ये जो खेल और शिक्षा है ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, मजबूरी है जी। और 179 हमारे लखनऊ में स्कूल है, कॉलेज जी, परंतु 12 के ही पास स्टेडियम है जी। तो अब हमें पूल सिस्टम करना पड़ेगा, इन स्टेडियमों को पूल सिस्टम के माध्यम से 1-1 घंटे के लिए दूसरों को देना पड़ेगा, उनसे फीस लेनी पड़ेगी जिससे मेंटेन हो जाएं जी। और अशोक ध्यानचंद ने जो कहा है कि पुराने खिलाड़ियों का तजर्बा जी इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम रशा में मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स देते हैं, जो भी ओलंपियन होता है उसको जी मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स के बराबर आपको डिग्री, और आपको पूरा ध्यान रखते हैं और उनकी जो अनुभव है उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे समझ लीजिए जैसे एथलेटिक्स सेक्रेटरी है हमारा यूपी का, वो जिंदगी में कभी जूते भी नहीं उठाए बेचारे ने जी, और वो ही 20 साल से हैं, केवल राजनीति इधर से उधर उधर से इधर, तो उनसे दूर दूर तक खेलों को वास्ता नहीं है। उन्होंने 2-3 IAS पकड़ लिए हैं जी, बस वो गंदगी मचा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा भी बहुत गंदगी मचाई, तो इसको बदलने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर हम अपने कार्यक्रम को समापन की मुद्रा में ले जाएं तो कुछ एक निष्कर्ष है। सबसे बड़ा निष्कर्ष इस खेलों के संदर्भ में यह है कि पूरे देश में खेलों के प्रति एक उत्साह का वातावरण बना है। इस वातावरण का बन जाना तो अच्छा है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस वातावरण का कायम रहना है, उसे कायम रखना है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो सक्रिय सहयोग की जरूरत है वो केवल सरकारों की नहीं बल्कि माँ बाप के संदर्भ में है कि वो अपने बच्चों को केवल किताबों में ही सुनहरे भविष्य के तौर पर ना देखें, बल्कि खेल के मैदान में भी एक भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। अपने बच्चों की उन क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करें। सरकार और समृद्ध लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसी भी उपलब्धि पर ताली बजाना आसान है, पर उस उपलब्धि का कारण बनने के संदर्भ में भी अपनी भूमिका को तलाशें। और अगर हम में से हर कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति अपनी भूमिका को तलाश करने लगेगा तो जो विनोद अग्निहोत्री जी 2024 के संदर्भ में कह रहे हैं कि 5 या 10 गोल्ड आने चाहिए, वो महज केवल बात नहीं बल्कि हकीकत के रूप में भी हमें देखने को मिल सकेगा। आप पांचों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद खुशी के इन क्षणों में एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज का शेर का, तो हमारा आज का शेर इस जीत हार को समर्पित कहता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शकील आजमी ने जो ये शेर लिखा था ये 2024 के संदर्भ में हमारे संकल्प को पुख्ता करने के लिए है। तो कुल मिलाकर एक संकल्प हम सबको लेने की जरूरत है और इस संकल्प के साथ अगले 4 साल तक मेहनत करने की जरूरत है ताकि पेरिस में जब हम जाएं तो नई उम्मीद, नए उत्साह, नए उमंग के साथ जाएं। और जो इस बार प्रदर्शन है
उससे भी कहीं बेहतर प्रदर्शन करके हमारे खिलाड़ी वापस लौट कर आए। इस कामना के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।